Hello everyone, welcome to my channel. So here we have taken class 8 chapter, that is conservation, and I have already made 2 videos on this chapter. Please have a look of that also. So हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में, अपने पिछले 2 वीडियोस में, पहली वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट कंजर्वेशन. ठीक है, पहला तो हम लोगों ने कंजर्वेशन के बारे में जाना, एम्स ऑफ कंजर्वेशन के बारे में जाना. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना कि वो क्या है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जाना. हम लोगों ने अपनी सेकंड वीडियो में बात की वाइल्ड लाइफ के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोगों ने बात की है ना. और क्या बात की हम लोगों ने कुछ NGOs के बारे में भी जाना जो हमारे एनवायरनमेंट मतलब अप्रोच कर रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट बचे, वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके. तो उसमें कुछ NGOs भी हैं, कुछ गवर्नमेंट ने भी कुछ अपने स्कीम्स चलाए हुए हैं. ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना. वाइल्ड लाइफ के कैटेगरीज़ के भी बारे में जाना कि कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, कुछ एंडेमिक स्पीशीज़ है. तो ये सारी चीज़ों के भी बारे में हम लोगों ने जाना है. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर एंड माइग्रेशन स्पेशली. ओके, सो यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिजर्व्स के बारे में बताया गया है, जिसे आप लोगों को जानना चाहिए. इट विल इंक्रीज़ योर जनरल नॉलेज कि ये नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या रिजर्व्स हैं कहाँ पर. ठीक है, ये रिजर्व्स हैं यहीं पर, मतलब कहाँ कहाँ पर हैं, किस किस चीज़ के लिए फेमस है ना. तो इन सारी चीज़ों के बारे में इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द हायर क्लासेस. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आप लोग को जानना चाहिए. ठीक है, तो जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है तो ये असम में है एंड इट इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनासोर्स, डक्स के लिए, गीज़ के लिए, पेलिकन के लिए, स्टॉक्स के लिए फेमस है. और नंदन कनन बायोलॉजिकल पार्क है जो कि भुवनेश्वर के पास में है. तो कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइट टाइगर्स यहाँ पर इसके लिए फेमस है ताकि वाइट टाइगर्स को और बढ़ाया जा सके. ठीक है, और कान्हा नेशनल पार्क है तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, वाइल्ड टाइगर्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है. ठीक है, इसके बाद है नेशनल बोटानिकल गार्डन विच इज़ इन हावड़ा. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रेयर स्पीशीज़ जो प्लांट्स के हैं उनको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है. ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तरांचल में है. ठीक है, आप कह सकते हो उत्तराखंड में है. और दिस इज़ फेमस फॉर टाइगर्स, अगेन दिस इज़ फेमस फॉर टाइगर. सुंदरबन ये भी रॉयल टाइगर्स के लिए अच्छा हैबिटेट है, ये रॉयल टाइगर्स के लिए जाना जाता है. दिस इज़ इन वेस्ट बंगाल. डेजर्ट नेशनल पार्क, दिस इज़ इन थार डेजर्ट. ठीक है, ये कहाँ पर है, थार डेजर्ट में है. और दिस इज़ फेमस फॉर ब्लैक बक एंड नील गाय, चिंकारा एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है. यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं कुछ जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे डचीगाम सेंचुरी है विच इज़ इन कश्मीर एंड ओनली प्लेस वेयर कश्मीर स्टैग इज़ फाउंड. तो ये केवल कश्मीर में ही पाए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर कौन सी चीज़ है, एंडेमिक आप कह सकते हैं ना, एंडेमिक स्पीशीज़ हो गए, मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही ये पाए जा रहे हैं, जैसे कश्मीर में ही ये पाए जा रहे हैं. ठीक, फिर भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, दिस इज़ इन राजस्थान. तो यहाँ पर आपके रेयर साइबेरियन क्रेन्स दैट माइग्रेट फ्रॉम इंडिया इन विंटर, यहाँ पर वो पाए जाते हैं. और वन ऑफ द ओनली फेमस वेटलैंड एंड बर्ड सेंचुरी इन द वर्ल्ड, मतलब ये सारी चीज़ें भी हैं. ओके, फिर रन ऑफ कच्छ सेंचुरी दैट इज़ इन गुजरात जो कि फ्लैमिंगोज, स्टार टॉर्टोइज एंड डिज़र्ट फॉक्स के लिए फेमस है. वाइल्ड एश के लिए भी फेमस है. गिर सेंचुरी विच इज़ इन गुजरात. ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ एंड गिर सेंचुरी बोथ आर इन गुजरात एंड आपको लर्न करने में आसानी होगी. ठीक है, एशियाटिक लायन, चीतल, सांभर एंड नील गाय के लिए फेमस है. बंदीपुर सेंचुरी विच इज़ इन कर्नाटका, इंडियन एलिफेंट्स के लिए फेमस है. सेंचुरी ऑफ मधुमलाई, दिस इज़ इन तमिलनाडु विच इज़ फेमस फॉर इंडियन एलिफेंट्स. और एक है सेंचुरीज इन अन्नामलाई रीजन, दिस इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु एंड दिस इसके लिए द प्रोटेक्ट द मोस्ट बायोलॉजिकल रिचेज एरिया ऑफ शोला फॉरेस्ट. इसमें साइलेंट वैली आ जाती है, टॉप स्लिप और पेरुबिसिलियम भी आ जाता है. और ठीक है, इनमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. और रिजर्व्स में आपका
सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है विच इज़ इन उड़ीसा एंड दिस इज़ फेमस फॉर टाइगर्स. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं इस चैप्टर का, बहुत ज़्यादा है एंड दिस इज़ वेरी फेमस टॉपिक ऑल्सो. ठीक है, तो इफ़ यू विल गो इन हायर क्लासेज और यू विल सिट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशंस बिकॉज 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस टाइगर से रिलेटेड, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड आते ही आते हैं इफ़ यू आर सिटिंग इन एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. ओके, तो पहली बात तो ये है कि प्रोजेक्ट टाइगर बना क्यों, रीज़न क्या है, मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर इज़ अ स्टेप टेकन बाय आर इंडियन गवर्नमेंट, क्यों लिया गया, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. ठीक है, तो जब देखा गया कि जो टाइगर है, पहली बात तो जो अगर हम देखें पहले जो पॉपुलेशन थी ना टाइगर की बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, अराउंड आप कह सकते हैं 55,000 के अराउंड थी, 55,000 के अराउंड थी. लेकिन जब 100 सालों में इनका आंकड़ा निकाला गया, मतलब इन अ सेंचुरी अगर देखा गया, तो इनकी जो पॉपुलेशन थी घट करके 1827 के अप्रॉक्स आ गई. 100 सालों में इतनी ज़्यादा कम हो गई, मतलब इतने ज़्यादा टाइगर डिक्रीज़ मतलब हो गए. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का आप कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बन चुका था, बहुत ज़्यादा. तो जिसके लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया 1973 में. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये डर था कि जैसे जैसे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि टाइगर भी ख़त्म होने की कगार पे आ जाए या ख़त्म हो जाए. ठीक है, ये ख़त्म होने की कगार पे आ ही गया था, आप ये कह सकते हैं. ठीक है, उस लेवल पे पहुंच ही गया था. तो प्रोजेक्ट टाइगर इज़ एन इंडियन सक्सेस स्टोरी फॉर हाउ टाइगर्स वर सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन. और ये किसकी मदद से हो पाया, बाय द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इनकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो पाया कि हम इनको बचा पा रहे हैं या बचा पाए हैं. ठीक है, ख़त्म होने से, और समय रहते इनको बचा लिया गया है. ठीक है, अदरवाइज़ अगर बहुत कम हो जाते तो इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता ना. ठीक है, तो फिर 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर ये लॉन्च किया गया ताकि जितने भी, ठीक है, ताकि जितने भी इस टाइगर्स हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये प्रोजेक्ट टाइगर बनाने का इनका ऑब्जेक्टिव ये था टू इंश्योर दैट द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर ऑफ, मतलब उनकी मेंटेनेंस, उनका सर्वाइवल हमारी कंट्री में हो सके, उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके, इसलिए ये प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया. तो इसके कई सारे रीज़न हैं, इसके ख़त्म होने के बहुत सारे रीज़न हैं. ठीक है, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ही इनके रीज़न है ख़त्म होने के. जैसे अगर हम बात कर ले कि पोचिंग फॉर ट्रेड, बहुत लोग इनको मार देते थे. ठीक है, इनका शिकार करते थे ट्रेडिंग पर्पस के लिए. अब मान लीजिए इनके पास वो टाइप का हैबिटेट नहीं था. ठीक है, इनके पास उस टाइप का हैबिटेट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जब इनको रहने की जगह नहीं मिलेगी तो फिर ये डिक्रीज़ हो जा रहे थे. और डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस भी आप कह सकते हैं. प्रे बेस कैसे कह सकते हैं, मान लीजिए कि इनको जिनको खाना है, मान लीजिए आप लोग फूड चेन के बारे में जानते हो ना, कि ग्रास है तो फिर ग्रास को फिर वो कौन खा लेता है, डियर खा लेगा. फिर डियर को कौन खा लेता है, टाइगर खा लेता है ना. तो फिर अगर मान लीजिए इनको वो प्रे ही नहीं मिल रहा है, मतलब इनको डियर ही नहीं मिल रहे हैं, इनको जो खाने के लिए चाहिए इनके लिए प्रे बेस है ही नहीं, तो फिर ये मर जाएंगे क्योंकि इनको खाने को नहीं मिल रहेगा. तो जैसे अगर प्रे भी कम हो रहे हैं, देखिए एक दूसरे पे ये सब के सब इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें, इसीलिए तो बोला जा रहा है ना कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे हमारा. ठीक है, कोई चीज़ ना बहुत ज़्यादा हो पाए ना बहुत ज़्यादा कम हो पाए. ठीक है, तो फिर इसीलिए अगर डियर ही नहीं रहेंगे तो फिर उनको, मतलब टाइगर कैसे, मतलब कैसे उनको फीड कर पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, तो फिर वो धीरे धीरे करके वो भी ख़त्म होते चले जाएंगे ना. तो इसीलिए एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट है, तो फिर प्रे का भी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये जो ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है जिसकी वजह से उनको लैंड की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत है. तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ रहा है, तो इनको वो फॉरेस्ट काटने पड़ रहे हैं, तो जिनसे कि इनका हैबिटेट, इनके रहने की जगह छीन ली जा रही है. तो इसके लिए भी ये है. ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, मतलब इनकी जो स्किन होती है इसका ट्रेड बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इसलिए इनको मार दिया जा रहा है. ठीक है, पोचिंग वगैरह जिसे हम कह रहे हैं. और इनकी बोन से बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन्स तैयार होती हैं, तो इसके लिए भी इनका यूज़ कर लिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं. ये मतलब एक्सटिंक्शन के कगार पे आ ही गए थे.
ठीक है। तो फिर 1973 में इनके बारे में सोचा गया, गवर्नमेंट की तरफ से इनको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोच हुआ है, ठीक है। तो और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो फिर इनको बचाया जा सका है। तो अभी अगर हम करंट का इनका 2019 तक का अगर हम इनका एक अप्रॉक्स आंकड़ा देख ले तो दैट इज़ 2226, ठीक है, 2226 है अप्रॉक्स, अभी इतना ही है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और जब मतलब कि धीरे धीरे हो रही है ग्रोथ। जैसे अगर हम बात करें 1985 में, तो एक 1985 में कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ हो गई थी, 4002 के अप्रॉक्स इतनी ग्रोथ हो गई थी, लेकिन अभी धीरे से अभी थोड़ा सा ये कम हुई है, बट अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी हम लोग लेवल पे हैं कि हाँ हम लोग इंक्रीज़ कर ले जाएंगे टाइगर की पॉपुलेशन को, ठीक है। तो फिर इसके लिए है कि इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इनको बचा करके हमें रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टाइगर प्रोजेक्ट का वो कंप्लीट हो पाएगा। तो अभी कितने हैं, 57 टाइगर रिजर्व्स हैं इसमें बताया गया है, और 18 डिफरेंट स्टेट्स में हैं। तो वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। अभी अप्रॉक्सीमेटली अभी थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। तो जैसे अभी कॉर्बेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और सुंदरबन के बारे में हम लोग ने पढ़ा, तो दीज आर फेमस फॉर टाइगर्स ना। तो फिर इस सब चीज़, तो इन सब से हमारे टाइगर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये सारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स बने हुए हैं ना, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि केवल प्रोजेक्ट टाइगर से केवल टाइगर का सेविंग हो रही है, ठीक है, केवल टाइगर की ही सेविंग नहीं हो रही है, कितने सारे इसमें क्योंकि चीज़ें सेव हो रही हैं। देखिए इनके रहने के लिए जितने भी हैबिटेट हैं, मतलब इनके लिए रहने के लिए एक जगह बनाई जाएगी जहाँ पर ये रह रहे हैं, तो उसमें कितने और जानवर रह रहे होंगे जो कि सेव हो जाएंगे ना, जिन पे जिन पे ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये कितने सारे और जानवरों को ये सेव कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी डिफरेंट स्पीशीज़ भी हैं जो नहीं देखने को मिल रही हैं, उनको भी ये सेव कर रहे हैं ना। तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल टाइगर ही प्रोटेक्ट हो रहा है, बहुत और भी सारी स्पीशीज़ सेव हो रही हैं ना, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब क्या है बेसिकली? माइग्रेशन का मतलब होता है ना कि कह सकते हैं दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। ये जो मूवमेंट होता है ना एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का, दैट इज़ कॉल्ड एज माइग्रेशन। मतलब सीजनल मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। इसमें आपके बर्ड्स भी आ जाती हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, फिशेस भी आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे मान लीजिए कोई एक इंसेक्ट है, उसको उस तरीके का फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है, मतलब उस तरीके का कंडीशन उसको नहीं मिल रहा है, तो फिर वो दूसरी जगह पर स्विच कर जाते हैं, ठीक है। वो दूसरी जगह पर स्विच कर जाएंगे, जब फिर से यहाँ की कंडीशन ठीक हो जाएगी तो फिर ये यहाँ वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए ये अपनी जगह से दूसरी जगह ये माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, एंड देन ट्रैवल बैक टू देयर नेचुरल हैबिटेट अगेन, ठीक है। अब बर्ड्स माइग्रेशन के बारे में भी है, जैसे कि birds migration from one place to another by traveling thousands of kilometers for the following reason। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मान लीजिए ठंड से उनको बचना है, ठीक है। तो फिर वो किसी या कोई कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ गई हमारे इस जगह पर, इस एरिया में, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। या फिर रिप्रोड्यूस करने के लिए, ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, उनको एक फेवरेबल टेम्परेचर और फूड की ज़रूरत पड़ती है, तो भी वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनको फूड है लिविंग के लिए, और मान लीजिए कुछ सडन क्लाइमेट चेंज हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़, मतलब मेनली आपका क्लाइमेट चेंज, अनफेवरेबल कंडीशन, और आप कह सकते हैं ना कि रिप्रोड्यूस करने के लिए ये धीरे धीरे माइग्रेट कर जाते हैं। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है फिर ये वापस वहाँ पर लौट के चले आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बताया गया है कि कुछ वेज हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। तो जैसे पहला है हमारा डिस्पोज द वेस्ट आफ्टर सेपरेटिंग इट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हम लोगों ने जो पुराने चैप्टर्स अपने पढ़े हैं, मटेरियल इन डेली लाइफ, हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में ना। तो बायोडिग्रेडेबल क्या मतलब, जिसमें सारी चीज़ें डिकम्पोज हो सकें, बहुत ही छोटे छोटे पीसेज में ना ब्रेक डाउन हो सकें, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नहीं डिकम्पोज हो सकती। तो पहले हमें तो इस तरीके की होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने ज़ीरो गार्बेज के बारे में सुना होगा ना,
ज़ीरो गार्बेज के बारे में सुना होगा। तो इसमें क्या है कि ग्रीन डस्टबिन होती है और ब्लू डस्टबिन होती है और रेड डस्टबिन होती है। तो जिसमें हरी डस्टबिन में मतलब ग्रीन डस्टबिन में हम लोग केवल बायोडिग्रेडेबल जैसे कि फूल हो गए, पेंसिल्स हो गई और आप कह सकते हैं ना फल वगैरह हो गए, लीव्स वगैरह हो गई, इसको उसमें डालते हैं। हाँ, और अगर हम रेड डस्टबिन की बात करें तो उसमें हम लोग जैसे कुछ वायर्स वगैरह हो गए, ट्यूब बल्ब वगैरह हो गई या प्लास्टिक कवर्स हो गए, ये सारी चीज़ें डालते हैं। अगर हम ब्लू डस्टबिन की बात करते हैं तो उसमें हम रैपर्स, टॉफ़ी के रैपर्स, थर्मोकॉल्स और सिंथेटिक क्लॉथ्स वगैरह आप उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले उनको अलग अलग क्राइटेरिया में सेपरेट कर लें, फिर उनको वेस्ट में डालें, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद अगर जो रिसाइकिल किया जा सके वेस्ट फूड को या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को, तो उनको रिसाइकिल किया जाए। जो ओल्ड बैटरीज़ हैं या पुराने टायर हैं उनको भी रिसाइकिल किया जाए, या जब डिकम्पोज किया जाए तो सेफली डिकम्पोज किया जाए ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो हमारे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट्स हो, हमारे एटमॉस्फेयर पे उसका असर नहीं पड़े, ठीक। फिर है कि अगर हम कोई वेस्ट को बर्न ना करें, स्पेशली प्लास्टिक को, क्योंकि इनमें से जो स्मोक निकल के आती है, कुछ लोग क्या करते हैं घर को अपने से बहुत अच्छे से साफ़ कर लेते हैं ना, घर को बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे, लेकिन वो कूड़ा ले जा करके, वो गार्बेज ले जाके, वो वेस्ट ले जा करके बाहर जला देंगे। तो उससे क्या है, एयर पॉल्यूशन ही तो हो रहा है, जा तो वो पॉल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में ही जा रहा है, और ब्रीथ कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं ना ब्रीथ, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है क्योंकि उसमें से हार्मफुल गैसेस निकल के आती हैं, ठीक। फिर बैग्स का मतलब कैरियर बैग्स, मतलब जूट बैग का यूज़ किया जाए और रीयूज़ किया जाए, बार बार रीयूज़ किया जाए, ठीक है। फिर इसके बाद पेट्रोल की जगह कुछ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ किया जाए, जैसे बैटरी वाली जो गाड़ियाँ चलती हैं, नहीं तो उनकी जगह पे सीएनजी या एलपीजी का यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा फास्ट स्टार्ट या सडन ब्रेक अवॉइड करें, ठीक है। इसके बाद साइकिलिंग का हो सके तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए, मोटरसाइकिल या कार का कम यूज़ किया जाए, इनकी जगह पर जो चीज़ें इको फ्रेंडली हैं जैसे साइकिल है तो साइकिल का यूज़ किया जा सके। वॉकिंग का यूज़ करते हैं, वॉक करके जा सकते हैं, ठीक है, दैट विल हेल्प यू टू फिट ऑल्सो, और फ्यूल भी सेव करेगा, ठीक। अगर किसी को रोज़ बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ जाना होता है तो वो क्या कर सकते हैं कि किसका यूज़ कर सकते हैं, कार पूल का, मतलब कि मान लीजिए 4 लोग हैं, उनका डेस्टिनेशन एक ही जगह पर है, मतलब जाना चारों को यहाँ है, तो वो अलग अलग गाड़ी ले जाने के बजाय वो चारों एक ही गाड़ी में बैठ जाएं तो वो एक ही जगह जा पाएंगे, तो चारों का फ्यूल भी बचेगा और तीनों का फ्यूल भी बच जाएगा और एक ही पर्सन का जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि लोग कंट्रीब्यूट भी कर लें, तो इस तरीके से भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा कि अवॉइड अननेसेसरी और वेस्टफुल पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो पॉलीथीन वगैरह हैं इनको नहीं यूज़ किया जाए, ठीक है, इनको अवॉइड किया जाए। प्लांट को लगाया जाए, ठीक है, ताकि दे कैन एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को लगाने के लिए तो हमेशा ही बोला जाता है, ठीक। फिर जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर, तो उसको सेलिब्रेट करें, केवल ऐसे नाम मात्र के लिए सेलिब्रेट नहीं करना है, पूरे के तरीके से उनको अच्छे से पेड़ पौधे लगाएं, लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करना है कि ऐसा करना है, ऐसे नहीं करना है, तो इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि वैल्यूएबल आवर्स टू कंजर्व नेचर, reducing amount of garbage, produce recycle and recycle products as cotton, jute, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूएबल आवर्स बताए गए हैं ताकि नेचर को कंजर्व किया जा सके, जैसे रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ गार्बेज, फिर प्रोड्यूस रिसाइकिल एंड यूजिंग रिसाइकल प्रोडक्ट्स। अब रिजेक्शन क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज कॉस्मेटिक एंड एनिमल स्किन्स, ठीक है, इनको रिजेक्ट करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thank you.